आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच बिहार का बेहद डराने वाला सच है। बिहार का आज का सच सचमुच नंगी आंखों के साथ हर किसी के सामने है, लेकिन सत्ता की आंखें कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। और जिस ऑपरेशन सिंदूर के सहारे अपनी चुनावी राजनीति साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन बिहार में बिताए, उस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और सच 7 समंदर पार अमेरिका से निकला है। और वो सच जो प्रधानमंत्री की बातों पर, उनकी सत्ता के हर बयान पर बड़े अहम सवाल खड़े कर रहा है। ये सारा मैटर आज एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। अमेरिका का सच जो भी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सच जो भी हो, हम एक बात जरूर कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोलते हैं। ट्रंप खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो माफी चाहता हूं मैं हाथ जोड़ करके। मैं तो ट्रंप को कह रहा हूं और किसी को नहीं कह रहा हूं। मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में कैसे पूजा पाठ यज्ञ और हवन किया गया था। बहुत सारे समर्थक उनके हैं यहां पर। अभी हो सकता है सीन में कुछ बदलाव आया हो, लेकिन ट्रंप के समर्थन में क्या क्या यहां पे किया था लोगों ने, तो क्या पता ऐसे भारतीय समर्थकों की दुआ की बदौलत ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हो। लेकिन उसी भारत को लेकर के ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर जो सीज फायर हुआ, उसे लेकर झूठ बोल रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका की अदालत में शपथ लेकर के क्या क्या कह गुजरे ट्रंप। अदालत में शपथ लेने का मतलब यह है कि अब वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। तो अगर हम ट्रंप को सही मान लें तो फिर हमारे प्रधानमंत्री की बात गलत हो जाती है। लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को तो ऐसा कह नहीं सकते। हम तो मोदी जी पर भरोसा करते हैं भाई। लेकिन पूरा विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अदालत में, अमेरिका की अदालत में वही बात दोहराई जो सीज फायर को लेकर के वो पहले से कहते आ रहे हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर को लेकर के जो बात देश के सामने रखी वो बिल्कुल अलग है। और वही बात मोदी जी गुजरात से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर बिहार तक सब तरफ रोड पर घूम घूम कर कह रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से झूठ बोला, हमारी फौजों से झूठ बोला? और अब उस झूठ पर भी नरेंद्र मोदी बिहार और पूरे देश में अपनी राजनीति साधना चाहते हैं? या फिर अमेरिकी अदालत में मोदी जी के माय डियर फ्रेंड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला? क्या ट्रंप अपने झूठ को बुनियाद बनाकर अपने टैरिफ टेरर को जारी रखना चाहते हैं? क्या इसी झूठ और सच के बीच नरेंद्र मोदी से लेकर उनके दोस्त ट्रंप तक दोनों सिर्फ अपनी अपनी राजनीति साधने में जुटे हैं? आज की पड़ताल हम इसी पर करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। शुरुआत हम नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बिहार दौरे से करते हैं, जिस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले दिन से ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका दावा अब अदालत में हलफनामा देकर भी ट्रंप कर रहे हैं कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। उस कटघरे में खड़े होकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, अपने चुनावी राष्ट्रवाद का इंजेक्शन लगा रहे हैं और अपने मुताबिक बिहार का फैसला चाहते हैं। सचमुच गजब ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है, अभी से कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे इस विश्लेषण को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सच और जान लीजिए, जब 2 दिन के बिहार दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने एक बार फिर लंबे चौड़े वादे किए, तो सिर्फ उस ताली बजाती भीड़ को छोड़कर बिहार के ज्यादातर लोग या तो करा रहे थे या उनकी बातों पर हंस रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती पर कदम रखते ही पहला काम क्या किया? पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और बेहटा एयरपोर्ट की नींव रखी। जरा सोचिए, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए विकास कार्यों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए?
बिहार की करीब करीब 13 करोड़ आबादी है और इसमें से लगभग 11.5-12 करोड़ लोग यानी करीब 90% जनता गांवों में रहती है। ये 2023 में नीतीश कुमार ने जो जाति सर्वेक्षण कराया था, ये उसके आंकड़े हैं। जो बिहार विकास के पायदान पर सबसे नीचे खड़ा है, उस बिहार में सत्ता की प्राथमिकता क्या है? ये आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के नीति आयोग के ही हैं, जो ये साबित करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो झोली फैलाए मोदी जी से यही मांग कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं जब से मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। पिछले 11 साल से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग नहीं बदली, तो इसका मतलब है कि बिहार की तस्वीर भी नहीं बदली, तकदीर भी नहीं बदली। अकेले नीतीश बाबू के लिए आप इस समय सीमा को 20 बरस कर लीजिए। बावजूद इसके बड़े बड़े वादे हैं, उससे भी बड़े बड़े दावे हैं, और मुख्यमंत्री बनने के लिए पटना और दिल्ली के बीच आपस में ही सियासी दांव पेच हैं। लेकिन आज बात सियासत की नहीं होगी, आज बात सिर्फ बिहार की होगी, जिसका सच सत्ता के सामने है। आज आप सबके सामने भी आ जाएगा। बिहार की इस कहानी को हम उसी सिंदूर से शुरू करते हैं जिसे लेकर प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे, पटना की सड़कों पर उतरे, जिसमें मोदी से लेकर नीतीश सरकार की पूरी मशीनरी भी बड़ी मेहनत से लगी, जिसमें 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाने के लिए पूरी मोदी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी जुटने वाली है। बिहार में उस सिंदूर का एक सच आप भी जान लीजिए। बिहार में सिंदूर तो है, लेकिन सेज सूनी है, क्योंकि परिवार पालने के लिए पति को परदेश जाना पड़ता है। ये क्या है? ये पलायन है, क्योंकि बिहार में पर्याप्त रोजगार नहीं है। बिहार में सिंदूर तो है, लेकिन आंचल सूना है, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, मां वहां गांव पर घर पर जिंदगी काट रही है, क्योंकि ये पलायन है। बिहार में सिंदूर तो है, लेकिन चौखट पर टिकी निगाहें सूनी हैं, क्योंकि सिंदूर लगाने वाली पत्नी को, सिंदूर की निशानी नन्हे मुन्ने बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को, उनको नहीं पता कि कमाई करने जो बेटा परदेश गया है वो कब वापस आएगा और किस हालत में आएगा और क्या लेकर के आएगा। ये सब क्यों है? क्योंकि पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए पलायन है। और इसी पलायन ने बिहार के माथे पर लेबर स्टेट का लेबल चिपका दिया है, मजदूरों का प्रदेश। जहां जाइए, ज्यादातर जो मजदूरों की संख्या होती है, कम से कम देश में देख लीजिए, बिहार के लोग मिलते हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो बिहार में सिंदूर तो है, लेकिन श्रृंगार सोना है, क्योंकि गरीबी इतनी है कि एक परिवार जो है वो 8,000 रुपए हर महीने भी नहीं कमा पाता। एक परिवार में औसतन 4 लोग तो होते ही हैं। ये बात नीति आयोग ही कहता है। यानी विकास के लंबे चौड़े दावों और वादों के बीच बिहार का सच यह है कि ज्यादातर लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, वो भी अपनों से बिछड़कर। जिन गरीबों के वोट से सत्ता है, वो मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, वो सब जरूर रईस हैं। उनके हर दौरे में मीडिया के कैमरों के सामने वो रईसी दिखाई भी जाती है, लेकिन जमीन पर नंगी आंखों से दिखता हुआ सच नीति आयोग के आंकड़ों में भी उतर चुका है। एक पैरामीटर होता है, एक पैमाना होता है, टिकाऊ विकास लक्ष्य। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पैमाना है, 17 बिंदु होते हैं इसमें, जिसे हम SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। इस पैमाने पर देखा जाए तो बिहार आकांक्षी राज्यों की सूची में भी नहीं शामिल हो पाया। मतलब बिहार की हालत ऐसी है कि ये जो टिकाऊ विकास है उसकी दौड़ में वो शामिल होने लायक भी नहीं है। आकांक्षी मतलब जहां भविष्य में विकास का लक्ष्य हासिल करने की गुंजाइश हो। इस पैरामीटर का आधार क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इनमें जो मुख्य चीजें हैं वो है गरीबी खत्म करना, सम्मानजनक कामकाज और रोजगार के अवसर मुहैया कराना, आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई और जमीनी इलाकों में जिंदगी में महत्वपूर्ण प्रगति।
बिहार में इन सभी क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धि किसी गिनती में नहीं आती, क्योंकि बिहार तो बहुत नीचे है, सबसे नीचे। इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज के साथ ही बिहार सरकार मांग कर रही है कि केंद्रीय योजनाओं में 90% पैसा केंद्र सरकार ही दे, राज्य के पास देने को सिर्फ 10% रकम है। ये मांग अभी नीति आयोग की बैठक और मोदी जी के बिहार दौरे से ठीक पहले रखी गई। बिहार के योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को यह भी याद दिलाया कि पहले ऐसी योजनाओं में 75 से 90% रकम केंद्र सरकार ही देती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 60 और 40 के अनुपात में कर दिया है। केंद्र की कुछ योजनाओं में तो यह अनुपात 50-50 कर दिया गया है, आधा आधा। यह है नीतीश सरकार की स्थिति। और इस स्थिति के बीच प्रधानमंत्री मोदी के दावों और वादों को भी जरा सुन लीजिए। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। मोदी जी ने करीब 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। हर योजना के साथ रोजगार भी जुड़ा होता है। मोदी जी इससे भी बड़ा ऐलान, 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऐलान तो आज से 10 साल पहले ही कर चुके हैं। इन 10 सालों में भी कई बार और भी ऐलान कर चुके हैं। इसी साल चुनाव के चक्कर में मोदी जी अब तक 3 बार बिहार का चक्कर लगा चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ चुनावी वायदे भी किए हैं। चंद रोज बाद ही जून में फिर से मोदी जी बिहार पहुंचेंगे। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो मोदी जी की भागदौड़ उस राज्य में इसी तरह बढ़ जाती है। फिर सत्ता मिलने के बाद बेशक मोदी जी उस राज्य को भूल सकते हैं, जैसे मणिपुर को भूल गए। लेकिन बिहार में 2015 के 1.25 लाख करोड़ से लेकर इस दौरे के 50,000 करोड़ के ऐलान के बाद भी बिहार की झोली क्यों खाली है? पलायन लगातार क्यों जारी है? पढ़ाई और रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? गांधी मैदान और हड़ताली चौक पर हमेशा प्रदर्शन क्यों होता रहता है, जहां प्रदर्शन करने वालों को इंसाफ नहीं, पुलिस की लाठियां मिलती हैं? क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक, नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी तक, उन्हें देने के लिए किसी के पास और कुछ नहीं है। लाठियों के सिवा अगर कुछ है तो वादे और जुमले। अब मोदी जी ने उसमें सिंदूर भी जोड़ दिया है। सरकार की संस्था नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के आंकड़े हैं कि बिहार में सिर्फ 12% लोग नौकरी करते हैं, जो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। इन आंकड़ों को सरकार की छवि बचाए रखने के लिए जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चलता है कि 55% से ज्यादा लोग स्वरोजगार करते हैं, मतलब जो खुद से अपना कमाते खाते हैं, और उनमें से भी 34% लोग अकेले ही स्वरोजगार करते हैं, अकेले अपने दम पर। इस स्वरोजगार के पूरे सच को समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बहुत पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बताया था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। लेकिन इस तरह तलने भूलने वाले धंधे में भी अक्सर 2 लोगों की जरूरत तो पड़ती है, जैसे कि एक पकौड़े तैयार करेगा और दूसरा ग्राहकों को सर्विस देगा या और काउंटर संभालेगा। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 34% लोग अकेले ही अपना रोजगार चला रहे हैं। तो रोजगार कैसा होगा, उसकी कमाई कितनी होगी, और ऐसा रोजगार करने वाले का परिवार किस तरह से चल रहा होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हमें कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं। सरकार जो है वो सम्मानजनक रोजगार की बात करती है, और जिसका सीधा रिश्ता
पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के स्तर से होता है। तो शिक्षा का स्तर भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले कदम से ही लड़खड़ाया हुआ है। बिहार के स्कूलों में बच्चों को सीखने के स्तर की एक सरकारी रिपोर्ट आई, उसमें आप देखिए कि कक्षा 1 के करीब 32% बच्चे गिनती नहीं कर पाते। और इससे भी ज्यादा आप हैरान होंगे इसके बाद के आंकड़े पर कि कक्षा 5 के करीब 8% बच्चे गिनती नहीं कर पाते 5वीं में जाने के बाद। जबकि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है। जब बुनियाद ही ऐसी होगी तो इमारत कैसी होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन आप असल में इसे बच्चों का नहीं, टीचर्स का रिपोर्ट कार्ड समझिए। इन हालात से लड़ते हुए जब बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं तो परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, वो चाहे जैसा भी एग्जाम हो। पिछले 10 साल से नीति आयोग ऐसी ही रिपोर्ट हर साल बिहार को लेकर बनाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उसे देखते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने इन बातों पर चर्चा करते प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सुना? प्रधानमंत्री अपने कमंडल और अब सिंदूर खेला में लगे हैं, तो मुख्यमंत्री 20 साल पुराने लालू राबड़ी के दौर से ही अब तक अपनी जीत का तेल निकालने में लगे रहते हैं। एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी, और जो सरकार बनी थी एनडीए की, और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। और दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे, और वो सब कहां कभी किया था? पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। बिहार में दावों और हकीकत के इस फर्क के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो है अमेरिका की मैनहट्टन कोर्ट में दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हलफनामा। हलफनामा मतलब शपथ पत्र, जिसमें आप शपथ लेकर के कोई बात कहते हैं जिससे आप पलट नहीं सकते। ये वही बात है जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरू में किया था। देसी राजनीति में तो मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक कटघरे में हैं ही। अब विदेश नीति और कूटनीति के साथ ही कश्मीर और हमारी फौजों को लेकर के भी ट्रंप के हलफनामे ने मोदी जी की बातों पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको अब तक पता लग गया होगा, फिर भी हम संक्षेप में बता देते हैं कि अमेरिका में ट्रंप ने जो अमेरिका के टैरिफ वार की जो शुरुआत की जो अभियान छेड़ा, उसके बाद काफी उथल पुथल हुई। तो जो व्यापारियों के एक वर्ग ने उनको उनकी इस नीति को चुनौती दी। तो उस कोर्ट के रुख के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये हलफनामा दिया गया और ये कहा गया कि हमें वो जिस विशेष शक्ति के तहत उन्होंने ये टैरिफ लगाए थे, नेशनल इमरजेंसी बता करके, कि उसके तहत हमें ये करने दीजिए। अगर आप इस पर रोक लगाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक टकराहट हुई, वो टकराहट बहुत खतरनाक मोड़ पर जा सकती थी, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और हो सकता है कि दोनों के बीच परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाता तो लाखों लोग मारे जाते। इसलिए हमने इसी टैरिफ का सहारा लेकर के व्यापार समझौते और उस व्यापार ना करने की धमकी देकर के, डरा करके हमने दोनों के बीच में सीज फायर करवाया।
तो ये वही बात है जो ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं तब से, जब से सीज फायर हुआ है, जबकि हमारी तरफ इससे अलग बात कही गई और यहां तक ये बताया गया कि नहीं, अमेरिका का कोई दखल नहीं रहा है इसमें। तो कहीं तो कोई ना कोई तो सच नहीं बोल रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता की तरफ से कोई इनकार भी नहीं किया गया कि ट्रंप और अमेरिका का नाम लेकर उनकी बातों को खारिज कर दिया जाए। भाई, अगर ट्रंप गलत बोल रहे हैं तो खुल के कहना चाहिए, इशारे में भी कहना चाहिए, लेकिन नाम लेकर कहेंगे तभी बात बनेगी। और इसके बावजूद सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर के नाम में जो सिंदूर जुड़ा है, उस सिंदूर को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। तो क्या ये खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? ठीक वैसा ही जैसा मजाक बिहार के साथ बरसों बरस से होता आ रहा है। क्या सत्ता जनता को इतना मूर्ख समझती है? एक परिचित डायलॉग है जो अक्सर मीम्स में सुनने में आता है, आपको भी सुनने में आता होगा अक्सर, कि आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन ये वाली बात सब पर लागू होती है। शायद इस बार बिहार सत्ता का हर भरम तोड़ सकता है। ऐसा महसूस होता है कि बिहार के जनमानस में फैसला हो भी चुका है। चुनाव का इंतजार इस बार मोदी, नीतीश या तेजस्वी से भी ज्यादा बिहार की जनता को है। हमारे इस विश्लेषण के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणियों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।